चलिए बच्चा, अब अपन कॉकरोच में आगे मॉर्फोलॉजी का स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था कि जो कॉकरोच होते हैं उनका मैंने नीचे बताया था वो कहाँ रहते हैं, कैसे कलर के होते हैं, और वो ओमनीवरस, नॉक्टर्नल ओमनीवरस होते हैं, उनकी बॉडी कैसे बनी होती है, कितने कितने टर्गाइट होते हैं, कितने कितने स्टर्नाइट, मतलब अपन ने ये सारी बात कर ली थी। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं मेन स्ट्रक्चर। आपको दिख ही रहा होगा, ये कुछ ऐसा डायग्राम है। एक्चुअली वो कॉकरोच जैसा नहीं होता, बट ठीक है, समझाने के लिए बढ़िया है। ठीक है ना, चलो देखो अपन को तो समझ में आना चाहिए भले कुछ ही हो। ठीक है बच्चा, तो देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इनकी जो बॉडी होती है, आपको पता है इनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। तो हेड है ना, थोरैक्स और एब्डोमेन में, है ना, ये 3 सेगमेंट में बटी हुई रहती है। पहले बात तो बच्चा आपको ये याद रखना है ना बच्चा। आपको मैंने ऑर्थोपोडा जब पढ़ाया था तब उस समय बताया था कि ऑर्थोपोडा के जो मेंबर होते हैं हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन बटे हुए रहते हैं, सेगमेंटेड बॉडी होती है इनकी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं बच्चा, सबसे पहले अपन इनकी बात करेंगे हेड की। ठीक है बच्चा, चलो तो जो फर्स्ट ए वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मॉर्फोलॉजी में इनके हेड की बात करते हैं। ठीक है बच्चा, इनका जो हेड होता है वो कैसा होता है, ट्राइंगुलर शेप होता है। आपको दिख ही रहा है इनका हेड कैसा है, ट्राइंगुलर शेप है। तो कैसा होगा इनका शेप, कैसा होगा हेड का, ट्राइंगुलर, यानी ट्राइंगुलर शेप होता है। ठीक है, मैंने ऐसे बना दिया, आप समझ जाना। ठीक है, इनका शेप कैसा होता है, यानी इनके हेड का शेप कैसा होता है, ट्रायंगुलर होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है कि इनका जो हेड होता है इनकी बॉडी से 90 डिग्री के एंगल पर सिचुएटेड होता है। अच्छा मतलब देखो कैसे, ये इनकी बॉडी है पूरी और ये हेड ऐसा होगा, ये इनकी बॉडी, ये इनका हेड। तो देखो एक दूसरे के बीच में कैसा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो इस तरीके का एंगल जब किसी माउथ और बॉडी के बीच में बनता है तो इस तरीके के हेड को अपन बोलते हैं बच्चा हाइपोनेथस माउथ या हाइपोनेथस हेड बोलते हैं। ये बच्चा आपको ध्यान रखना है कि इनका जो हेड होता है वो इनके बॉडी से 90 डिग्री के एंगल पे होता है। अब देखो मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बनाती हूँ, हंसना मत बस आप। ठीक है, ये है, ये छोटी सी नेक, ये थोरैक्स और एब्डोमेन, कुछ ऐसा होता है। तो ये तो इनकी बॉडी और ये इनका हेड पार्ट। तो देखो दोनों के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो बच्चा ध्यान रखना, हेड इज एट 90 डिग्री एंगल, ये बात आपको ध्यान रखनी, ये आपके क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, कि कॉकरोच का जो हेड होता है वो 90 डिग्री एंगल पे सिचुएटेड होता है, जिसको अपन हाइपोनेथस हेड कहते हैं, हाइपोनेथस माउथ कहते हैं। बच्चा क्लियर हुआ आपको। ठीक है, दूसरी बात, इनका जो हेड होता है वो 6 सेगमेंट से मिलकर बनता है। ये 6 सेगमेंट अपन को नहीं पढ़ने हैं, बस मैं आपको बता रही हूँ, ये बात आपको ध्यान रखना है कि इनका जो हेड होता है वो 6 सेगमेंट से मिलके बना होता है, यानी फ्यूज़ यानी 6 सेगमेंट क्या होते हैं, एक दूसरे से फ्यूज़ होते हैं। जो ये फ्यूज़ होके अपने हेड, जैसे मान लो ये अपना हेड है, ठीक है, अब अपने हेड में भी तो हड्डियों के बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, अपने यहाँ पर बोन्स होती है, जिससे अपने पूरा हेड का स्ट्रक्चर बनता है। सेम इनके अंदर 6 सेगमेंट्स होते हैं, जो बोन के नहीं बने होते, मतलब सेगमेंट छोटे छोटे काइटिनस के बने होते हैं। ठीक है, जिससे क्या करते हैं, इनकी बॉडी क्या करती है, यानी इनकी यानी हेड पूरा कर सकता है, मूव कर सकता है, मोबिलिटी मदद कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन वगैरह में। ठीक है, समझ में आया बच्चा आपको। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि इनकी जो हेड होता है, इनका जो हेड होता है वो इनकी बॉडी से एक छोटी सी नेक से सिचुएटेड होता है। बच्चा देखो मैंने आपको अभी बोला था, पिछले लेक्चर में बोला था कि ये जो बॉडी है इनकी, जब आप इनको यूँ देखोगे तब आपको इनको नेक दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हेड के जस्ट नीचे होता है इनका नेक वाला पार्ट, लेकिन होता ज़रूर है, याद रखना। ठीक है, और इसी नेक की वजह से, छोटे से नेक की वजह से ही इनके जो हेड होता है वो इधर उधर मूव कर सकता है। तो इनके अंदर नेक होती है लेकिन बहुत ही छोटी होती है, पुअरली डेवलप्ड होती है, इतनी डेवलप नहीं होती। ठीक है, अब वो किससे जुड़ी रहती है वो भी मैं आपको बताऊंगी अभी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरा अब अपन बात करते हैं इनकी माउथ की। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बता दूं, इनकी हेड के अंदर डॉर्सली, ये हो गया डॉर्सल साइड, अब इसके जस्ट पीछे जो होगा वो इसका क्या हो जाएगा, वेंट्रल साइड हो जाएगा। यूं रखा है अभी कॉकरोच को बेचारे को मैं पोस्टमार्टम करने वाली हूँ अभी। ठीक है ना, तो कॉकरोच यूं है तो ये वाला डॉर्सल, इसके नीचे वाला वेंट्रल साइड। तो डॉर्सली साइड आपको इसकी आंख देखने, बड़ी बड़ी बल्जिंग आई दिखने को मिलेगी, जो कंपाउंड आई होती है इनकी, पेयर्स में होती है। ठीक है, और इनके आई के पास में ही एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन बोलते हैं कैप्सूल, और उसी कैप्सूल से 2 फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जिसको अपन एंटीना कहते हैं। ठीक है, ये एंटीना एक सेंस ऑर्गन की तरह काम करता है। जब मैं नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगी इसका तब इसका सेंस ऑर्गन लिखवाऊंगी। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो, 5 में से एक सेंस ऑर्गन का नाम है एंटीना। ये एंटीना किसको सेंस करता है, वाइब्रेशंस को। वाइब्रेशन मतलब है ना, कहाँ आवाज़ हो रही है, कैसे हो रही है, उस आवाज़ से यानी ये मूव कर सकते हैं। प्लस स्मेल को, स्मेल और वाइब्रेशन को क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। ये कौन, एंटीना। ये मैं आपको बताऊंगी सेंस ऑर्गन के अंदर। ठीक है, चलिए अब ये आपको समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा अपन को क्या ध्यान रखना है बच्चा कि
इनके अंदर क्या होते हैं, है ना, यहाँ पर जो मतलब इनके एंटीना के अंदर क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, जिस वजह से स्मेल्स और वाइब्रेशन को ये क्या कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, इनके माउथ के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है बच्चा, इनके माउथ, है ना, इनके जो माउथ पार्ट होता है, इनके जो माउथ होता है, ठीक है, वो है ना बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो अपन बात करते हैं कौन कौन सा, ठीक है। वन यानी एक होता है सबसे पहले लेब्रम, ठीक है, जो इनका अपर लिप बनाता है, ठीक है। इनके माउथ 6 स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है, एक एडिशनल 6 7th भी है, लेकिन मैं 6 बता रही हूँ, ठीक है। एक होता है माउथ, यानी फर्स्ट वाला होता है माउथ, और ये हमेशा कितने होते हैं, सिंगल, यानी पेयर में नहीं होता, ये सिर्फ एक ही होता है जिसका अपर लिप बनाता है। दूसरा इसका पार्ट होता है बच्चा लेबियम, जो इसका लोअर लिप बनाता है, ठीक है, और ये भी होता है सिंगल। तीसरा है बच्चा मैंडिबल, मैंडिबल जो होते हैं वो लेटरल साइड, और एक और लिख देती हूँ, चौथा लिख देती हूँ मैग्जिला, ये दोनों ही लेटरल साइड होते हैं, मैग्जिला, ठीक है, ये दोनों ही कहाँ होते हैं, लेटरल साइड होते हैं, ठीक है। और दोनों ही किस में होते हैं, इन पेयर्स, ये दोनों किस में होते हैं, पेयर्स यानी जोड़े में होते हैं, समझ में आया, ठीक है। इनका माउथ जो होता है वो 6 स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है बच्चा, है ना। ऊपर वाला लिप बनाता है लेब्रम, नीचे वाला लिप बनाता है लेबियम, और दोनों साइड दो साइड होती है मैंडिबल एंड मैग्जिबल, और दोनों किस में होती है, पेयर्स यानी जोड़े में। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, हो गए टोटल 6, यानी 6 माउथ पार्ट से मिलकर बनता है। प्लस एक चीज़ और बता दूँ बच्चा, यहाँ अब ये कैसा होता है, अब देखो बच्चा मैं आपको समझाती हूँ। ये दोनों पार्ट क्या करते हैं, खाने को एक है ना बेस और एक फ्लोर देते हैं। जैसे अपने अपर लिप में कहते कि भाई खाना उसी में ही रहता है। मेन काम होता है इन दोनों का, पता है कैसे काम करते हैं, देखो मैंडिबल पहले ऊपर होता है, देखो मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मान लो ये इनका अपर लिप, ये इनका लोअर लिप, यहाँ है मैंडिबल, यहाँ है मैग्जिला, यहाँ है मैग्जिला, कुछ ऐसा है, एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, है ना। ये दोनों इन्वायरमेंट देंगे। अब देखो क्या होता है, खाना जब ये खाते हैं तो पता है मैंडिबल जो होते हैं उनके पास छोटे छोटे ना कांटे जैसे एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो क्या करते हैं, इनका जो माउथ होता है वो बाइटिंग एंड चुइंग टाइप होता है। तो ये क्या करते हैं, ये मैग्जिला तो खाने को, देखो ऐसे, ये मैग्जिला खाने को इसके द्वारा पकड़ते हैं, ठीक है, और ये मैंडिबल्स क्या करते हैं, उस खाने को चॉप करने का काम करेंगे। जब ये चॉप होगा तो ये जो स्ट्रक्चर चॉप हुआ वो जो स्ट्रक्चर वो नीचे गिरेगा, नीचे कहाँ गिरेगा, लोअर लिप यानी लेबियम में गिरेगा। और वो लेबियम क्या करेगा, इस लेबियम और इनके बीच में एक छोटी सी एक जीभ जैसी स्ट्रक्चर होती है, टंग की तरह की स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं अपन हाइपोफेरिंग्स, ठीक है, यानी हाइपोफाइसिस भी बोल सकते हैं, और उसको अपन बोलते हैं हाइपोफेरिंग्स। जो 5th वाला स्ट्रक्चर उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपोफेरिंग्स, ठीक है। और ये किसकी तरह होता है, टंग की तरह काम करता है। तो और ये क्या करता है, उस चॉप हुए हुए खाने को अंदर की तरफ निगल देता है, यानी अंदर की तरफ उसको स्वाइल कर देता है। तो ऐसा समझ में आया आपको। तो मैग्जिला ने क्या करा, खाने को पकड़ा, मैंडिबल ने क्या करा, ग्राइंड करा। बच्चा यही आता है क्वेश्चन कि कौन सा माउथ पार्ट ग्राइंडिंग का काम करता है। बच्चा जब मैं इसका एलिमेंट्री कैनाल पढ़ाऊंगी तब भी ये चीज़ आएगी, तो ध्यान से सुनो बच्चा कि मैंडिबल जो होता है वो किसकी तरह काम करता है, ग्राइंडिंग, यानी खाने को ग्राइंडिंग करने का काम करेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैग्जिला पकड़ेगा खाने को, ये दोनों एक इन्वायरमेंट बताएंगे भाई हाँ भाई खाना नीचे नहीं गिरे, ठीक है। और ये जो होगा हाइपोफेरिंग्स क्या करेगा, खाने को फिर नीचे, जैसा नीचे गिरेगा तो ये अंदर की तरफ उसको निकाल देगा, यानी स्वेलिंग कर देगा। तो समझ में आया आपको। तो बच्चे ये होते हैं इसके 6 मतलब जो 6 होते हैं वैसे तो, लेकिन एक एक्स्ट्रा एक हाइपोफेरिंग्स भी है। क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका माउथ पार्ट, समझ में आ गया बच्चा। चलो तो ये तो उसके हेड वाला पार्ट का कंप्लीट हो गया। अब दूसरा अपन स्टार्ट करते हैं बच्चा इसका थोरैक्स। अब देखो तो हेड वाला पार्ट ये रहा, ये था इसका हेड वाला पार्ट, यानी ये है इसका हेड। तो ये हो गया अपना कंप्लीट। अब ये वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, आपको दिख रहे 3 ग्रीन पेन से, ग्रीन 1 2 3। बच्चा ये जो पार्ट होता है अपना, ये कहलाता है अपना थोरैक्स। क्या कहलाता है, थोरैक्स कहलाता है। चलो अब अपन इसको देखते फटाफट, ठीक है। जो थोरैक्स होता है बच्चा, ये 3 सेगमेंट में बटा हुआ रहता है, ठीक है। कितने सेगमेंट में, 3 सेगमेंट में बटा हुआ रहता है। तो पहला जो होता है सेगमेंट उसको अपन क्या बोलते हैं, पहला जो सेगमेंट उसको बोलते हैं अपन प्रोथोरैक्स, ठीक है। दूसरा है अपने पास थोरैक्स, ठीक है, जो कितने सेगमेंट में बटा हुआ है, 3 सेगमेंट बटा हुआ रहता है, ठीक है। अब देखो बच्चा, ये ऊपर वाला जो पहला वाला होता है उसको अपन बोलते हैं प्रोथोरैक्स, बीच वाला बोलते हैं अपन मीजोथोरैक्स, और एंड वाला अपन बोलते हैं मेटाथोरैक्स। अब बच्चा अगर आपसे पूछे कि हेड पार्ट नेक के जरिए कॉकरोच के थोरैक्स के किस वाले सेगमेंट जुड़ा, तो आप बोलोगे प्रोथोरैक्स से। तो इन दोनों के बीच में पीछे की तरफ है नेक, तो उस नेक ने इस हेड को प्रोथोरैक्स के साथ जोड़ के रखा। और यही आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन में, ठीक है।
तो प्रोथोरेक्स पहले आता है, जो मीजो मतलब बीच में, मेटा मतलब पीछे की तरफ जो पीछे आता है। क्लियर हुआ? 3 सेगमेंट होते हैं थोरेक्स के, 3 सेगमेंट होते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, दूसरा पार्ट आप देखो बच्चा, तीनों ही सेगमेंट से एक एक पेयर अपेंडेजेस बाहर निकलते हैं, यानी कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। देखो तो आपको तीनों ही थोरेक्स से, यानी जो लेग्स निकलते हैं ना, लेग्स अराइजेस फ्रॉम, लेग्स अराइजेस किससे निकलते हैं? ऑल 3 सेगमेंट्स, ऑल 3 सेगमेंट, यानी कितने हो गए? 3 पेयर्स हो गए, 3 पेयर्स हो गए किसके? इनके लेग्स के। समझ में आया आपको? तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इनके लेग्स कितने होते हैं, तो 3 पेयर्स लेग्स होते हैं जो एक एक थोरेक्स सेगमेंट से बाहर निकले हुए रहते हैं। क्लियर हुआ आपको? जॉइंटेड होते हैं, बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है बच्चा, कि इन्हीं थोरेक्स से, थोरेक्स के साथ साथ लेग्स भी इससे अराइज होते हैं, प्लस है ना जो विंग्स होते हैं, विंग्स यानी इनके जो पंख होते हैं वो भी इसी से ही अराइज होते हैं। और कितने जोड़ी होते हैं? 2 पेयर्स होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 2 पेयर्स क्यों? क्योंकि प्रोथोरेक्स से कोई भी विंग्स अराइज नहीं होते। मीजो देखो देखो कैसा होता है, मैं यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बनाती हूँ। देखो ये था प्रो, ये था मेटा, और ये था सॉरी मीजो, और ये था अपना मेटा। तो देखो एक विंग्स प्रो, ये मीजो और ये मेटा, तो एक विंग्स प्रो और मीजो के बीच से निकलेगा, ठीक है, और एक विंग्स मीजो और मेटा के बीच से निकलेगा। तो समझ में आया आपको? यानी प्रोथोरेक्स से कोई भी विंग्स नहीं अराइज होता है। तो ध्यान रखना है, जो फर्स्ट विंग होता है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, यानी इस वाले विंग को अपन बच्चा क्या कहते हैं? इसको मान ले फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकेंड। अच्छा दूसरा भी यहीं से निकलेगा, समझ गए ना? ठीक है, तो कुछ इस तरीके का होता है डायग्राम। समझ गए बात को? तो देखो बच्चा, जो पहला जो विंग निकलता है उसको अपन क्या बोलते हैं? 4 विंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? 4 विंग। ठीक है, और इसके बाद यानी 4 विंग कहाँ से अराइज हो रहा है? मीजो, प्रो एंड मीजो के जंक्शन से। समझ में आया? और दूसरा वाला जो विंग होता है उसको बोलते हैं अपन हाइंड विंग। ठीक है, जो कहाँ से अराइज होता है? मीजो प्लस मेटा के जंक्शन से। क्लियर हुआ? तो बच्चा ये आपको ध्यान रखना है कि 4 विंग कहाँ से अराइज होता है? प्रो और मीजो के जंक्शन से, यानी उन दोनों के नीचे के पार्ट से। और हैंड विंग कहाँ से होता है? मीजो और मेटा के जंक्शन से होता है। क्लियर हुआ? ठीक है, अब दूसरी बात, जो 4 विंग होते हैं, ठीक है, जो 4 विंग होते हैं उसको अपन बोलते हैं टैगमिना। ये बात आपको ध्यान रखना, ये एनसीईआरटी की लाइन है और ये आपसे बहुत बार पूछा गया है कि 4 विंग का क्या नाम होता है? टैगमिना होता है। और ये जो 4 विंग है, जो टैगमिना यानी ये वाला जो विंग होता है ऊपर वाला, ये डार्क ओपेक कलर का होता है। ये कैसा होता है? डार्क ओपेक होता है। ठीक है, जो कॉकरोच को पूरी तरह से ढक के रखता है। अब देखो, अब सुनो ध्यान से समझना। देखो ये इसके जस्ट नीचे है, दिख रहा है आपको? तो ये वाला जब ऐसे ही, जब कॉकरोच रेस्ट पोजीशन पे होता है, जब वो कुछ भी मूव नहीं कर रहा होता, तो बच्चा कॉकरोच को जो ये 4 विंग होता है वो पूरी तरह से ढक के रखते हैं। ठीक है, तो जो ये वाले जो विंग होंगे वो ये वाले जो विंग होंगे वो तो इसके नीचे है ना, वो तो इसके नीचे, तो ये कवर करके ये वाले जो विंग यानी 4 ये जो टैगमिना वाले विंग होते हैं वो इस हाइंड विंग को क्या करके रखते हैं? कवर करके रखते हैं। ठीक है, और दूसरी बात मैं बता दूं कि ये वाले जो विंग होते हैं वो किसी भी फ्लाइट में मदद नहीं करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, डार्क कलर के होते हैं, बहुत ही डार्क रेडिश कलर के होते हैं, ओपेक होते हैं बिल्कुल, है ना, मोटे होते हैं थोड़े से, और ओवर पूरे कॉकरोच के एब्डोमेन तक लास्ट तक बिखरे हुए रहते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, ये फ्लाइट में कोई मदद नहीं करते। दूसरा, जो हाइंड विंग होते हैं ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं बच्चा। कैसे होते हैं? ट्रांसपेरेंट होते हैं, जो फ्लाइट में मदद करते हैं। तो एक्चुअली में यही आता है क्वेश्चन कि कौन से विंग फ्लाइट में या उड़ने में मदद करेंगे। तो बच्चा जो हाइंड विंग जो होते हैं, जो मेटा और मीजो के बीच के जंक्शन से निकलते हैं, वो बच्चा होते हैं उड़ने में मदद करते हैं, वो छोटे होते हैं। क्लियर हुआ? अब एक मज़ेदार बात ये आ गया आपको समझ में बच्चा। देखो मेल्स में 4 विंग फीमेल के मुकाबले ज़्यादा बड़े होते हैं। मैंने अभी क्या बोला कि 4 विंग पूरे ऑल ओवर कॉकरोच को, यानी टैगमिना ओवरऑल कॉकरोच को ढक के रखेगा। अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन बच्चा मेल के अंदर 4 विंग बहुत बड़े होते हैं। ये ऐसा होता है 4 विंग, जो इनके 10th सेगमेंट से भी बाहर निकल जाता है, और जो फीमेल्स होती है उनके अंदर वो 10 सेगमेंट तक ही रहता है। ये बच्चा आपके एनसीईआरटी की लाइन है कि मेल्स में टैगमिना
बड़े होती है एज कम्पेयर टू फीमेल। ये क्वेश्चन आता है, मैं फिर आपसे पूछ रही हूँ, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मेल्स में जो टेगमिना होती है, मेल्स में जो टेगमिना होता है वो फीमेल्स के मुकाबले ज़्यादा बड़ा होता है और एब्डोमेन कैविटी से थोड़ा बाहर निकल जाता है, ठीक है, समझ में आया। और फीमेल्स के अंदर जो टेगमिना होता है सिर्फ और सिर्फ कॉकरोच को 10 सेगमेंट तक ही ढक के रखता है, ठीक है। चलो, तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो आपको क्या ध्यान रखना है, टेगमिना किसको कहते हैं, फोरविंग को कहते हैं, दोनों के दोनों पेयर में होते हैं, ये ओपेक डार्क कलर के होते हैं, इनका उड़ने में कोई सहायक नहीं होता है, उड़ने वाले ये वाले होते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, क्लियर हो गया, और छोटे होते हैं इनके मुकाबले, और ये इसको पूरी तरह से ढक के रखते हैं। आप बुक में देखना एक बार, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनका बात करते हैं इनका एब्डोमेन कैविटी की, ठीक, एब्डोमेन पार्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया। तो बच्चा आपको ध्यान रखना है कि थोरेक्स वाले पार्ट से ही विंग्स भी निकलते हैं और अपेंडेजेस भी अराइजेस होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बच्चा आपको क्या ध्यान रखना है, एब्डोमेन वाला, ठीक है। एब्डोमेन वाला जो होता है बच्चा आपको ध्यान रखना है, थर्ड है आपका एब्डोमेन, ठीक है। एब्डोमेन जो होता है बच्चा आपको ध्यान रखना है, ये 10 सेगमेंट से मिलकर बनता है, 10 सेगमेंट से मिलकर बनता है इन मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में ही, ठीक है, दोनों में ही ये 10 सेगमेंट से मिलकर बनता है, ठीक है, क्लियर हुआ है ना। तो एब्डोमेन वाला जो होता है वो 10 सेगमेंट से मिलकर बनता है, मेल फीमेल दोनों में ही 10 के 10 होते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा, अगर आप डायग्राम में देखो तो मैंने यहाँ पर 10 बनाए हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बना रखे मैंने, 10 ही बनाए, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये देखो बच्चा कि फीमेल्स में क्या होता है, अब ध्यान से समझना, ठीक है। अच्छा, या मैं यहाँ लिख देती हूँ, दोनों में ही 10 सेगमेंट होते हैं, लेकिन फीमेल्स और मेल दोनों कॉकरोच में एक एक डिफरेंस होता है, वो क्या होता है मैं बता देती हूँ। इन फीमेल्स, ठीक है, और इन मेल्स, बच्चे साइन कहीं पर बनाओ, समझ जाना, ठीक है। चलो देखो, फीमेल्स में जो 7th टर्गा होता है, देखो बच्चा, अब टर्गा क्यों बोला मैंने, अब ध्यान से सुनना, 1 2 3 4 5 6 7 यानी ये वाला, तो फीमेल्स में 7th वाला जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है और बोट शेप होता है, बोट शेप जानते हो ना, ऐसा बोट शेप होता है थोड़ा ऐसा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, फीमेल्स में 7th जो होता है स्टर्नम, अब स्टर्नम क्यों बोला, स्टर्नाइट कौन सा वाला पार्ट के लिए था, वेंट्रल पार्ट। तो ऊपर आप जब इसको देखोगे फीमेल को, जब आप ऊपर से देखोगे, उसके पंख हटा के देखोगे, तो आप उसका 7th स्टर्नाइट देखोगे तो आपको बोट शेप दिखाई देगा, तो ऊपर से आपको दिखाई देगा ना कि नीचे से दिखाई देगा, ठीक है। तो ऊपर वाले को स्टर्नम बोलते हैं, यानी कौन सा साइड हुआ, ये डॉर्सल साइड हुआ, ठीक है बच्चा, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो डॉर्सल साइड हुआ, तो 7th स्टर्ना कैसा होता है, बोट शेप होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, फीमेल्स में 8th और 9th जो होता है ना, एक दूसरे से बहुत जुड़े, बिल्कुल पास पास, देखो ऐसा होता है, ये 8th वाला, ये 8th था, और ये 9th बिल्कुल ऐसे जुड़ा हुआ रहता है ऐसा, ठीक है। और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एक पाउच बनाते हैं, एक जेनाइटल पाउच बनाते हैं, जेनाइटल पाउच बनाते हैं, जहां पर मेल के स्पर्म आके स्टोर होंगे, समझ में आया। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि फीमेल्स में 7th तो स्टर्नम होता है, जो ऊपर से जब आप देखोगे तो आपको एक बड़ा सा ब्रॉड एक बोट शेप दिखेगा, ठीक है। 7th वाला इन दोनों के मुकाबले ज़्यादा ब्रॉड होता है, ध्यान रखना। और एक ऐसा होता है डॉर्सल साइड भी दिखेगा, और जस्ट इनके नीचे 8th और 9th वाले वो छोटे होते हैं, बहुत ही मर्ज बिल्कुल जुड़े हुए रहते हैं, और ये दोनों मिलके एक जेनाइटल पाउच बनाते हैं, ठीक है, जिसको जो क्या करते हैं, स्पर्म को स्टोर करेंगे, जो क्या करेंगे बच्चा, स्पर्म को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, जिसको अपन स्पर्मथीकल, जिसको अपन क्या बोलते हैं बच्चा, स्पर्मथीकल पोर या फिर पाउच कहते हैं, जहाँ पर स्पर्म स्टोर होंगे, क्लियर हो गया, ठीक है। चलो अब अपन बात करते हैं मेल्स में। मेल्स में 7th स्टर्नम कोई बोट शेप नहीं होता, जैसा है सिंपल वैसा का वैसा ही रहता है, लेकिन बच्चा इनके अंदर क्या होता है कि जो यहाँ इनके अंदर क्या होता है, जो 9th और जो 10th वाला जो टर्गा होता है, ठीक है, 9th एंड 10th जो टर्गा होता है उसके अंदर यहाँ पर क्या होता है, इनके अंदर स्पर्मथीकल पाउच होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनके अंदर 9th एंड 10th जो टर्गा होता है, अब टर्गा क्यों बोला, क्योंकि ये नीचे की साइड से दिखेगा आपको, तो वो यहाँ पर एक जेनाइटल पाउच बनाते हैं, ठीक है।
जहाँ पर स्पर्म स्टोर होंगे। समझ में आ गया? ठीक है, बस ये डिफरेंस है जो आपको ध्यान रखना है मेल और फीमेल में। वैसे देखा जाए तो मेल फीमेल बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। एक तो ये डिफरेंस हो गया, दूसरा एक तो विंग्स वाला हो गया, और एक और डिफरेंस है जो मैं आपको बताऊंगी। तो क्लियर हो गया बच्चा? तो ये तो इसकी एब्डोमेन कैविटी की अपन ने बात कर ली। ठीक है, अच्छा दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, मेल कॉकरोच के पास 10th स्टर्नम में, यानी 10th जो टरगाइट होती है उसके बाहर एक ऐसी स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। ये देखो ऐसी स्ट्रक्चर पाई जाती है। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं बच्चा एनल स्टाइल। दूसरा एक और है ना, अलग पेन से बनाती हूँ मैं। हाँ, दूसरा देखो, मेल और फीमेल्स में दोनों में ही 10th टर्गा में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा आपको, जिसको अपन बोलेंगे एनल सरसाई। अब बच्चा देखो, मैंने क्या बोला, आपको कॉकरोच में दो स्ट्रक्चर दिखेगी 10th टर्गा में, एक तो एनल स्टाइल और एक एनल सरसाई। एनल स्टाइल केवल और केवल मेल्स में प्रेजेंट होती है, सिर्फ मेल्स में, और ये दोनों मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में प्रेजेंट होती है। अब आप याद कैसे करोगे, मैं आपको क्या बता दूँ। स्टाइल है स्टाइल, अब स्टाइल कौन मारते हैं? लड़के ही मारते हैं ज़्यादा स्टाइल, अपने बाल वाल खड़े करके, परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के, अच्छी शर्ट वर्ट जीन्स पैंट पहन के, तो स्टाइल नहीं मारते ज़्यादा। तो ऐसे याद रखना, ठीक है, कि जो लड़के होते हैं वो कैसे स्टाइल में, तो लड़के क्या होते हैं, मेल होते हैं, तो उन्हीं के अंदर ही एनल स्टाई प्रेजेंट होती है। ठीक है, फीमेल्स में एनल स्टाई एब्सेंट होती है, लेकिन एनल सरसाई दोनों बोथ सेक्सेस में प्रेजेंट होते हैं, मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट, और दोनों के दोनों ही 10th टर्गर से निकलते हैं, अराइजेस होते हैं। तो क्लियर? तो ये अपना था थोरेसिक वाला पार्ट, तो समझ में आ गया आपको? ठीक है, चलो, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब अपन स्टार्ट करेंगे एनाटमी। अब अपन क्या स्टार्ट करेंगे बच्चा? एनाटमी स्टार्ट करेंगे, जिसमें अपन डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन वगैरह कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं अपन। अच्छा देखो, तो अब आपको अगर मैं आपसे पूछूं कि मेल और फीमेल कॉकरोच में कोई डिफरेंस बताइए, तो पहला तो क्या बताओगे कि मेल में एनल स्टाई प्रेजेंट होती है, फीमेल्स में नहीं होती है। दूसरा, मेल्स के अंदर बोट शेप 7th टर्गा नहीं होता है, और उसमें 7th में बोट शेप होता है। दूसरा, फीमेल्स में 8th और 9th में जेनेटल पाउच होता है, और फीमेल्स में 8th और 9th में होता है, मेल्स में कहाँ होता है? 9th और 10th में होता है। चौथा, विंग वाला, कि जो टैगमिना होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, वो किस में बड़ा होता है ना, जो एब्डोमेन से बाहर निकल जाता है मेल्स में, और फीमेल्स में नॉर्मल होता है। ठीक है, चलो, तो ये तो हो गया मेल और फीमेल के कॉकरोच में डिफरेंस। बच्चा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखना। चलो सेकंड स्टार्ट करते हैं अपन एनाटमी। अब एनाटमी का मतलब क्या होता है? जब आप किसी ऑर्गन को इंटरनली स्टडी करते हो तो अपन उसको एनाटमी कहते हैं। ठीक है, चलो एनाटमी में सबसे पहले अपन कौन कौन से सिस्टम अपन को देखने, पहले मैं बता देती हूँ। एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम देखना है, ठीक है, उसके बाद अपन को क्या देखना है बच्चा? उसके बाद अपन को सर्कुलेटरी देखना है, ठीक है, उसके बाद अपन को कौन सा देखना है? रेस्पिरेटरी देखना है, उसके बाद अपन को देखना है अपना एक्सक्रीशन, फिर नर्वस, देन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो अपना ये चैप्टर, ये अपना टॉपिक खत्म हो जाएगा। चलो अपन एक एक करके इनको पढ़ते हैं। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले अपन सिस्टम देखेंगे, कौन सा देखेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम। अब बच्चा देखो, कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो 3 इनके एलिमेंट्री कैनाल 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। ठीक है ना, कितने पार्ट में डिवाइडेड होती है? 3 पार्ट में। फोरगट, मिडगट, फटाफट कंप्लीट करते हैं, और ना, और तीसरा है हाइंड गट, है ना बच्चा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इनके एलिमेंट्री कैनाल 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, फोरगट, मिडगट एंड हाइंड गट। ठीक है, फोरगट में क्या क्या आएगा? अच्छा, अब एक काम करते हैं, मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ ना। फोरगट में सबसे पहले आता है आपका माउथ के बाद बच्चा कौन आएगा? एक छोटी सी ट्यूब आएगी, उसका नाम है अपना फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स के बाद कौन आएगा बच्चा? फेरिंग्स के बाद अपने पास आता है ईसोफेगस। ये बच्चा मैं ऐसे इसलिए लिख रही हूँ, क्वेश्चन यहीं से आता है। कॉकरोच, अर्थवॉर्म और फ्रॉग, इन तीनों के एलिमेंट्री कैनाल का सीक्वेंस पूछते हैं कि कौन कैसे कैसे जाता है। ठीक है, ईसोफेगस के बाद कौन आता है? ईसोफेगस के बाद कौन आता है? क्रॉप। मैं इनका फंक्शन बताती हूँ अभी, है ना, इनका फंक्शन एक साथ ही बता देती हूँ। क्रॉप के बाद कौन आएगा बच्चा? गिजर्ड। ठीक है, तो ये कितने हो गए?
3 2 5, तो ये पांचों के पांचों आपके किस में आते हैं बच्चा, फोरगट में आते हैं। ये सीक्वेंस बच्चा आपको याद रख लो, रटो, कुछ भी करो, बट आप ध्यान रखो, ठीक है। अब मैं इनका फंक्शन बता देती हूँ। माउथ क्या करेगा, खाने को अंदर लेगा। फेरिंग्स क्या करेगा, खाने को कॉन्ट्रेक्टाइल करके आगे पहुँचाएगा। ईसोफेगस क्या करेगा, खाने को इकट्ठा करके आगे लेकर जाएगा। क्रॉप क्या करेगा, क्रॉप में खाना स्टोर हो जाता है, अब स्टोर हो गया, उसकी इच्छा हो कभी भी तोड़े, करे, कुछ भी करे, ठीक है। फिर गिजार्ड क्या करेगा, अब सुनो बच्चा, है ना। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी अभी कि मैंडिबल, याद है मैंने एक मैंडिबल स्ट्रक्चर बताया था आपको कि एक मैंडिबल होता है जो ग्राइंडिंग का काम करता है। तो बच्चा मैं बता दूं, एक तो मैंडिबल प्लस गिजार्ड, ये दोनों ही ग्राइंडिंग का काम करते हैं। ये दोनों किसका काम करते हैं बच्चा, ग्राइंडिंग का। ये आता है आपके क्वेश्चन कि कॉकरोच के अंदर ऐसे कौन से पार्ट होते हैं जो ग्राइंडिंग जानते हैं ना, खाने को पीसना, पूरी तरह से ना ग्राइंड कर देना। तो एक तो मैंडिबल लेकर आता, अब जो बचा कुचा होगा वो गिजार्ड कर दे, क्योंकि इनमें टीथ नहीं होते। तो गिजार्ड जो होते हैं, गिजार्ड क्या होता है बच्चा, एक छोटा सा ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक होल जैसे स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, और इसके अंदर आपको ना 6 काइटिनियस टीथ लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे जो काइटिन के बने होते हैं। और वो जो 6 टीथ होते हैं ना, और इसके साथ साथ गिजार्ड में मसल्स भी होती है, तो मसल्स भी होते हैं प्लस इनके अंदर काइटिनियस टीथ होते हैं। तो मसल्स तो क्या करेगी, इनको कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जिससे वो टीथ आपस पास में आएंगे और खाना अंदर बीच में एक रश होता रहेगा ऐसे, और ना टीथ ऐसे बीच में होते हैं और ऐसे रश होता रहता है। तो गिजार्ड क्या करता है, क्रॉप इसको इकट्ठा करे खाने और गिजार्ड को ग्राइंड करने का काम करे। क्लियर हो गया। तो पहली बात तो आपको ध्यान रखनी, फोरगट में ये 5 नाम आते हैं। क्लियर, ठीक है। और ग्राइंडिंग का काम मैंडिबल और गिजार्ड दोनों साथ में करते हैं, समझ में आ गया। अच्छा बच्चा, दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि आगे जाके जब क्या होता है कि ये जो फोरगट होता है वो मिडगट में बदलेगा, ठीक है। तो फोरगट में क्या होता है बच्चा, फोरगट और मिडगट के बीच में, मान लो ये पूरी फोरगट थी, है ना, और ये आगे जाके मिडगट में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। ये थी आपकी फोरगट, यहाँ से यहाँ तक कि आपकी फोरगट, यहाँ से आपकी मिडगट स्टार्ट होगी, मान लेते हैं, ठीक है। तो बच्चा फोरगट और मिडगट के बीच में जहाँ गिजार्ड खाता है, देखो गिजार्ड सबसे लास्ट में ना, तो गिजार्ड की यहाँ पर यहाँ मान लो ये गिजार्ड है, ये गिजार्ड है ना, ये गिजार्ड है, ठीक है। और यहाँ पर आपको छोटे छोटे ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर दिखेंगे, जिसे अपन गैस्ट्रिक सीकी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन, गैस्ट्रिक सीकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक सीकी, ठीक है बच्चा। ये एक डाइजेस्टिव ग्लैंड की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करेगी, डाइजेस्टिव ग्लैंड की तरह, है ना, जो क्या सीक्रेट करेगी, डाइजेस्टिव जूस। अब बच्चा देखो, यहाँ पर खाना पूरी तरह से मैकेनिकली टूट गया, अब खाने को केमिकली तोड़ना है, तो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करेगा। तो वो ये कौन करेगी, ये करेगा, ठीक है। समझ में आया, जो किसके बीच में होती है, फोरगट और मिडगट के बीच में होता है, इन बिटवीन फोरगट एंड मिडगट। ये आपको याद रखना है बच्चा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि गैस्ट्रिक कहाँ होता है, गिजार्ड के बाद में। तो अब ऐसे याद रखो, गैस्ट्रिक का G4 गैसेस, G4 गिजार्ड, गिजार्ड के बाद में फोरगट और मिडगट के बीच में। फिर जो अपनी जो मिडगट होती है, ठीक है, मिडगट एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है बच्चा, ठीक है। ये देखो आपकी मिडगट है पूरी, ये ऐसे होगी, ठीक है, मिडगट है, फिर ये ऐसे चल रही है ना, ये ऐसे चल रही है, ये ऐसे मान लेते हैं ये है आपके, फिर ये ऐसे जाके यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। अब कौन स्टार्ट हो गया, हाइंडगट हो गया। तो मान लो यहाँ पर यह मिडगट का एंडिंग पॉइंट है। फिर आपको एक 100 to 120 यानी 100 से 200 आपको कुछ ट्यूब्यूल जैसे स्ट्रक्चर दिखेंगे, जिसको अपन क्या बोलेंगे बच्चा, मैलफिजियन ट्यूब्यूल्स। क्या बोलेंगे, मैलफिजियन ट्यूब्यूल्स। अब मैलफिजियन ट्यूब्यूल्स कहाँ होती है, मिडगट और हाइंडगट के बीच में। देखो मैंने दोनों के बीच में बनाया है यहाँ पर। अब बच्चा मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो हाइंडगट होती है वो मिडगट से ज़्यादा ब्रॉड होती है, यानी बड़ी होती है, यानी जब देखो ऐसे चौड़ी हो जाएगी ये, है ना, ऐसी चौड़ी हो जाएगी ये, है ना, और देन आगे जाके ये एनस में ओपन हो जाएगी, कुछ ऐसा आपको दिखेगा, ठीक है। आप एक बार बुक में देखना, मैं तो आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। तो बच्चा ये यहाँ से यहाँ तक थी आपकी मिडगट थी, यहाँ से यहाँ तक मिडगट, यहाँ से यहाँ तक आपका पूरा हाइंडगट ये रहा, ठीक है। मिडगट और हाइंडगट के बीच में आपको एक ट्यूब 100 to 200 ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर दिखी, इसको मैलफिजियन ट्यूब्यूल बोलते हैं। मैलफिजियन ट्यूब्यूल अपन ने कहाँ पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि कॉकरोच में, इंसेक्ट्स में जो एक्सक्रीशन होता है वो मैलफिजियन ट्यूब्यूल से भी होता है, बात करी थी अपन ने। ये मैलफिजियन ट्यूब्यूल्स क्या करेंगे, एक्सक्रीशन का काम करेंगी। किसका काम करेंगी, एक्सक्रीशन का काम करेंगी। जो भी वेस्ट होगा वो ये इनके फ्लूइड से यहाँ से इकट्ठा करेगी, और अब अपन एक्सक्रीशन में मैं आपको समझाऊंगी, और ये यहाँ पर आके इसको पोर कर देंगे, ठीक है। अच्छा समझ में आया। देन आपके हाइंडगट, अब जो हाइंडगट होता है आपके बच्चा, ये हाइंडगट क्या करता है, डाइजेशन होने के बाद क्या करेगा, और थोड़ा बहुत और डाइजेशन करता है। तो ये 3 पार्ट में बटा हुआ रहता है। एक तो बटा हुआ रहता है इलियम,
देन कोलोन, देन लास्ट का जो पार्ट होता है उसको अपन बोलते हैं रेक्टम। तो क्वेश्चन आता है कि हाइंडगट कितने पार्ट में बटा हुआ रहता है? 3 पार्ट में, इलियम, कोलोन, रेक्टम। ये तीनों ही वही काम करते हैं जो अपनी बॉडी में होता है, ठीक है। जैसे अपनी बॉडी काम करती है वैसे अपने काम करता है। रेक्टम में खाना वेस्ट स्टोर होता है और एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो बच्चा आपको एलिमेंट्री कैनाल समझ में आया, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि डाइजेस्टिव, फटाफट बता देती हूँ, कॉकरोच की एलिमेंट्री कैनाल 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। फोरगट 5 पार्ट में डिवाइड होता है, माउथ है ना, फेरिंग्स, याद रखना फेरिंग्स पहले आता है, अपनी जैसे होता है ना, माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, देन क्रॉप जहाँ खाना स्टोर होता है, गीजर जहाँ पर काइटिनस 6 टीथ होते हैं जो ग्राइंडिंग का काम करते हैं। याद रखना कॉकरोच में मैंडिबल और ग्राइंडिंग, मैंडिबल पढ़ा था अपन ने, माउथ का तीसरा पार्ट पढ़ा था जो पेयर में होता है, तो दोनों ही ग्राइंडिंग का काम करते हैं। क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा, गीजार्ड के बाद यानी मिडगट स्टार्ट होता है। मिडगट एक लॉन्ग बिल्कुल पतली सी ट्यूब होती है जो घुमी हुई रहती है। इन दोनों के बीच में, फोरगट और मिडगट के बीच में एक आपको बहुत ही छोटे छोटे ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स दिखेंगे जिसका काम होता है डाइजेस्ट जूस सीक्रेट करने, जिसका नाम है गैस्ट्रिक सीकी, ठीक है बच्चा, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड की तरह काम करेगी, जो एंजाइम वगैरह सीक्रेट करेगी। देन यहाँ से खाना पसता वो कहाँ जाएगा? यहाँ पर जाएगा, तो थोड़ा बहुत जो वेस्ट होगा वहाँ से बाहर निकलेगा। तो फिर मिडगट और हैंडगट के बीच में फिर आपको 100 से 200 एक ट्यूब्यूल्स दिखेगी जो सीलिएटेड और ग्लैंडुलर होती है। ध्यान रखना, मेलफिजियन ट्यूब्यूल ये कैसे होती है? सीलिएटेड एंड ग्लैंडुलर्स होती है। अभी मैं आपको एक्सक्रीटी में समझाऊंगी, ठीक है ना। जो वेस्ट को बाहर निकाल के इसमें डाल देंगे, पोर कर देंगे, और वो वेस्ट हाइंडगट में आते हैं। हाइंडगट में इलियम, कोलोन और रेक्टम जो बच्चा को जो खाने को पूरे पाचित कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे, और जो बच्चा को जो खाना है वो रेक्टम के थ्रू एनएस से बाहर निकल जाएगा, यानी जो अनडाइजेस्ट फूड होगा वो रेक्टम से बाहर निकल। तो ये बच्चा था आपका एलिमेंट्री ग्लैंड किसका? कॉकरोच का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको क्या ध्यान रखना है? मैंने सिर्फ वही बताया है जो आपके आने लायक है, फालतू चीज़ अपन ने कोई बात ही नहीं करी है, तो ध्यान रखना है इसको, ठीक है। तो अपना फर्स्ट एनाटॉमी डाइजेस्ट सिस्टम कंप्लीट हो गया है। अब अपन सेकंड स्टार्ट करते हैं, वेस्कुलर सिस्टम, यानी है ना सर्कुलेटरी सिस्टम। चलो आगे स्टार्ट करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। बुक में देखोगे ना आपको समझ में आ जाएगा, सबका वही पूरा एनसीटी, क्योंकि ये जो 3 टॉपिक है ना बच्चा, ये एनसीटी बेस्ड है पूरा, इससे एक्स्ट्रा में कुछ भी नहीं आता है, मैं आपको पहले बता दूँ, कुछ भी नहीं आता इससे एक्स्ट्रा में, ठीक है। तो आप उतना ही ध्यान रखो जितना आपके एनसीईआरटी में, ठीक है। चलो सेकंड है अपना, फर्स्ट तो हो गया, सेकंड है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। अब मुझे आपको पहले बता दूं कि कॉकरोच में इतना डेवलप्ड सर्कुलेशन नहीं होता, इनमें कैसा होता है? ओपन टाइप। याद है जब मैंने ऑर्थ्रोपोडा पढ़ा रही थी, तो ऑर्थ्रोपोडा जब मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि ऑर्थ्रोपोडा के सभी मेंबर्स विदाउट एक्सेप्शन सबके सब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। ओपन क्या होता है? ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें जो भी इनका बॉडी फ्लूइड होता है, देखो मैं आप ब्लड नहीं बोली क्योंकि इनके अंदर ब्लड नहीं होता, क्या होता है मैं बताऊंगी आपको। तो इनका जो बॉडी फ्लूइड होता है वो विदाउट ब्लड वेसल यानी टिश्यूज़ के अंदर होते हुए फैल जाता है, यानी इनके अंदर कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती है, ठीक है। इनके अंदर जो फ्लूइड होता है यानी बॉडी फ्लूइड होता है, ये आता है क्वेश्चन कि कॉकरोच में पाए जाने वाला बॉडी फ्लूइड क्या होता है? हीमोलिम्फ होता है। क्या होता है? हीमोलिम्फ होता है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये हीमोलिम्फ इनकी एक बॉडी कैविटी में आके स्टोर होता है, या फिर एक बार बोलते हैं ना मतलब कि यही कैविटी होगी जिससे ये हीमोलिम्फ आएगा जाएगा, तो एक बॉडी कैविटी होती है इनकी जिसमें ये आगे सर्कुलेट, इसी के थ्रू ये आगे सर्कुलेट होता है। तो उस बॉडी कैविटी का नाम होता है बच्चा हीमोसील। बच्चा आपको मैंने बताया सील शब्द कहीं पर भी आ जाए तो उसका क्या मतलब होता है? कैविटी होता है। बात करी थी अपन ने। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है इनका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, कोई ब्लड वेसल नहीं होती, तो ऐसे पूरी बॉडी में फैलता है, मतलब सर्कुलेट होता है। इनके बॉडी फ्लूइड को हीमोलिम्फ कहते हैं, ठीक है। और ये हीमोलिम्फ बॉडी कैविटी में स्टोर होता है यानी रहता है, जिसको अपन हीमोसील कहते हैं, ठीक है। ये दोनों आप रट लेना, ठीक है। अब बच्चा इनका जो हीमोलिम्फ होता है ये कैसा होता है? कलरलेस, यानी ये जो इनका हीमोलिम्फ होता है ये कैसा होता है? कलरलेस। इनके अंदर प्लाज्मा पाया जाता है जो कलरलेस होता है, प्लस इनमें ब्लड, इनके अंदर पाई जाने वाली कुछ सेल्स होती है जिसको अपन हीमोसाइट्स कहते हैं। बच्चा ये याद रखना है कि इनके हीमोलिम्फ में क्या होता है? कलरलेस प्लाज्मा और हीमोसाइट्स होती है। हीमोसाइट्स मतलब इनके फ्लूइड में पाई जाने वाली कुछ सेल्स, जैसे अपने अंदर ब्लड सेल्स होती है इनमें हीमोसाइट्स होती है, अपनी तरह जैसे कैसे काम करती है वैसे इनके अंदर भी ऐसा काम करेगी। क्लियर हुआ आपको? ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब अपन बात करते हैं इनके हार्ट की। बच्चा इनका जो हार्ट होता है वो भी कैसा होता है? इनका जो हार्ट होता है वो है ना मस्कुलर ट्यूब्यूल जैसे स्ट्रक्चर होता है। इनका जो हार्ट होता है वो कैसा आता है? मस्कुलर ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स होता है,
ठीक है ना। मस्कुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है और ये कितने ट्यूब्स में कितने चैम्बर्स में बटा हुआ रहता है। इनके अंदर इनकी जो ट्यूब्स ये जो ट्यूब्स होती है वो 13 चैम्बर से बटी हुई रहती है। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं डायग्राम बना देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, थोड़ा सा क्या बना दो, पूरा ही बना देती हूँ। ठीक है ना, चलो इसको मिटा देते हैं। चलो अब देखो बच्चा, हाँ एक चीज़ ध्यान रखना, ये मान लो ये है कॉकरोच, ये थोरैक्स वाला और ये एब्डोमेन वाला। बच्चा देखो, हंसना मत आप लोग, समझ जाओ। हेड पार्ट नहीं बना रही मैं इसका। ठीक है, ये तो है इनका थोरैक्स, ठीक है, और ये है इनका एब्डोमेन। ठीक है, अब बच्चा इनकी बॉडी 3 चैम्बर्स में बटी हुई रहती है। इसको अपन साइनेसिस कहते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं पेरिसाइनेसिस, इसको बोलते हैं मीजोसाइनेसिस, इसको वैसे तो बोलते हैं विसरल साइनेसिस, और इसको बोलते हैं अपने न्यूरल साइनेसिस। देखो मैं लिख देती हूँ, है ना। इसको बोलते हैं पेरिसाइनेसिस, इसको बोलते हैं विसरल साइनेसिस, और इसको बोलते हैं न्यूरल साइनेसिस। दिख रहा है आपको? देखो मैंने इनकी बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइडेड करा। कॉकरोच ऐसा था 1 2 3, इनकी बॉडी 2 पार्ट में। तो पेरिसाइनेसिस कहाँ है? डोर्सल साइड, देखो ऊपर की तरफ दिखेगा आपको। और इसी पेरी को अपन बोलते हैं कार्डियक साइनेसिस भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कार्डियक साइनेसिस बोलते हैं। यानी ये वो पार्ट होता है जहाँ पर इनका हार्ट कुछ ऐसे प्रेजेंट होता है। ये देखो कुछ ऐसे प्रेजेंट होता है इनका हार्ट, समझ में आ रहा है बच्चा? और ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो ऐसे ऐसे में बटा हुआ रहता है। तो ये कितने होता है, कितने चैम्बर बनाते हैं टोटल? ये 13 चैम्बर बनाते हैं। तो पेरिसाइनेसिस कार्डियक साइनेसिस कहाँ होता है? डोर्सल साइड। विसरल साइनेसिस, विसरल का मतलब होता है इंटरनल ऑर्गन। तो जो भी इनके इंटरनल ऑर्गन होंगे ना, जो भी एलिमेंट्री कैनाल होगी, मेलफिजियम ट्यूबुलर, जितना भी एलिमेंट्री कैनाल पढ़ा था ना, वो सब यहाँ होता है बीच में। और जस्ट इनकी वेंट्रल यानी बिल्कुल नीचे के नीचे, देखो न्यूरोसाइनेसिस नाम में समझ में आ गया, तो यहाँ पर इनका होता है नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इनकी जो बॉडी होती है, इनका जो हार्ट होता है वो ऐसे ट्यूबुलर होता है, जो ट्यूब 13 चैम्बर में। तो अगर आपसे पूछे कि इनका हार्ट कितने हार्ट होते हैं, तो आप बोल सकते हो 13 हार्ट होते हैं। लेकिन एक तरीके से वो एक ही हार्ट होता है, लेकिन वो 13 चैम्बर्स में बटा हुआ रहता है, इसलिए अपन 13 बोल देते हैं। ठीक है, दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, ये ऐसे। अब यहाँ पर क्या होता है बच्चा? फ्लूइड होता है। यहाँ क्या फ्लूइड बैठा रहता है, यहाँ फ्लूइड होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? हीमोलिम्फ, है ना। तो ये क्या होता है, जो भी इनके अंदर जो हीमोलिम्फ होता है वो इस साइनेसिस के थ्रू ये एंटर करता है, ये ट्यूब कॉन्ट्रैक्ट करेगी, वो फिर आगे जाएगा, फिर ये घूम के पीछे आएगा, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, फिर आगे जाएगा। तो मतलब ये कुल मिला के ऐसा ही सर्कुलेट चलता रहता है, ऐसा सर्कुलेशन चलता रहता है इनका। ठीक है, जिसके थ्रू यानी यहाँ पर एक छोटा सा पोर होता है, इस पोर को अपन कहते हैं पता है ओस्टिया। इस ओस्टिया के थ्रू क्या होता है, जो भी इनका बॉडी फ्लूइड हीमोलिम्फ होता है वो अंदर की तरफ एंटर करता है, फिर ये पोर बंद हो जाते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड वापस पीछे ना हो जाए, इसलिए ओस्टिया वापस बंद हो जाएंगे, फिर ब्लड आगे जाएगा, फिर ओपन, फिर ब्लड। सेम वही वैसा ही कॉन्ट्रैक्शन होता है जैसे अपने हार्ट के अंदर होता है। अपने हार्ट में होता है ना, अगर कॉन्ट्रैक्ट करना होता है तो वो एक ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड बंद हो जाते हैं, देन वापस खुलते हैं, देन बंद, वही वाला काम होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ओस्टिया चैम्बर्स के बीच में एक ओपनिंग होती है जहाँ से इनका बॉडी फ्लूइड एंटर करता है। जब तक ये कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तब तक ये बंद रहेगा और ये आगे की तरफ एंटर करेगा, देन फिर वापस रिलैक्शन करेगा, वापस ओपन होगा, फिर ये वापस भरेगा, फिर वो आगे लेकर जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इनकी बॉडी में ये पूरा का पूरा जो भी इनका हीमोलिम्फ होता है वो क्या होता रहता है? सर्कुलेट होता रहता है। ठीक है बच्चा, तो ये तो था आपके
सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्लियर हुआ। तो आपको क्या ध्यान रखना है, इनका जो हार्ट होता है वो डॉर्सली प्रेजेंट होता है, फर्स्ट बात। दूसरा, इनका हार्ट एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, मस्कुलर ट्यूबुलर होता है जो 13 चैम्बर में बटा हुआ रहता है। प्लस ये पेरिसाइनेसिस और कार्डियक साइनेसिस के अंदर प्रेजेंट होता है जो डॉर्सली होता है, देन विसरल, देन न्यूरल जो वेंट्रली लास्ट में होगा और जो मिडल वाला बीच में। क्लियर, ठीक है। इनके अंदर जो बॉडी फ्लूइड होता है उसको अपन हीमोलिम्फ कहते हैं, एक कलरलेस हीमोसाइट से मिलकर बना होता है। अपने इधर रेडिश नहीं होता ना, कलरलेस ही होता है, पेल येलो कलर का होता है। और किस कैविटी में फिल रहता है इनका, हीमोसील। इनके अंदर बॉडी कैविटी, इसका नाम होता है हीमोसील। इसमें फ्लूइड आके एंटर करता है, स्टोर होता है, फिर वापस जाता है, फिर वापस स्टोर होता है। ठीक है, तो बच्चा ये था अपना सर्कुलेटरी सिस्टम, किसका, कॉकरोच का। क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया। चलो अब अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। एनाटॉमी कौन सा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही बच्चा। देखो मैंने आपको फिर बोल दिया कि मैं आपको उतना ही बताऊंगी इस चैप्टर, इन तीनों में जितना आपके एनसीईआरटी में दे रहेगा, इससे एक्स्ट्रा अपन कुछ नहीं बात करेंगे। ठीक है बच्चा, बस आपको ये शब्द पता चल जाने चाहिए कि हाँ भाई मैम ने बताया था ये शब्द ये होते हैं। ठीक है, चलो तो अब थर्ड अपन स्टार्ट करते हैं। कौन सा स्टार्ट करें बताओ, रेस्पिरेटरी। ठीक है, चलो थर्ड अपना कौन सा है बच्चा, रेस्पिरेटरी। तो थर्ड वाला कौन सा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो बहुत छोटा सा, इजी भी है। मतलब देखो रेस्पिरेशन क्या होता है, आपको पता है ना, रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजनेटेड एयर को इनटेक करना, देन वगैरह वगैरह बाहर निकालना, है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम। मतलब देखो इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाता है ट्रेकियल सिस्टम। मैंने आपको बताया था जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो कीड़े होते हैं, जो टेरेस्ट्रियल में रहते हैं, उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम किसके थ्रू बना होता है, ट्रेकियल सिस्टम का बना होता है। ट्रेकियल मतलब एक ट्यूब होती है जो नेटवर्क बनाती है। देखो मैं आपको बताती हूँ, देखो ये इनका थोरैक्स एग्जाम्पल के बता रहे हो ना, ये इनका थोरैक्स। अब मैं थोरैक्स में 3 पार्ट में तुम समझ जाना। ये इनका एब्डोमेन, ठीक है। अब देखो हाँ, देखो मैं अभी समझा देती हूँ फिर मैं आपको इसमें बताऊँ। देखो तो ट्रेकियल सिस्टम होता है, यानी ट्रेकिया का क्या होता है, एक ट्यूब्यूलर, ट्रेकिया या ट्यूब्स का क्या होता है, नेटवर्क होता है जो फैला हुआ रहता है। ठीक है, और ये कितने होते हैं, ये पेयर्स में होते हैं। पेयर्स में मतलब जानते हो ना कितने, मतलब एक इधर और इधर, तो ये कितने पेयर्स में होते हैं, 10 पेयर्स में होते हैं। ये बात आपको, ये क्वेश्चन आता है कि ट्रेकियल जो नेटवर्क होते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, वो कितने होते हैं, 10 पेयर्स में होते हैं। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ जो ध्यान रखना, ठीक है। देखो क्या होता है, जैसे ये इनके बैठे हुए हैं, है ना, ये यहाँ पर मैं सिर्फ 1-2 बना देती हूँ, पूरा नहीं बनाऊंगी मैं, ठीक है। ये देखो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। ये देखो दिख रहा है आपको। तो अब ये आगे जाके पूरा पूरा और नेटवर्क बनाते हैं, ये पूरा ऐसे नेटवर्क बनाते हैं पूरा, ठीक है ना, और पूरा टोटल बनाते रहते हैं। अब इस ट्रेकियल के यहाँ पर लेटरल साइड अपन ने बात करी थी, क्या पता है, प्लूराइड्स में लेटरल साइड यहाँ पर एक ओपनिंग खुलती है और इस ओपनिंग को अपन बोलते हैं स्पाइरिकल्स। तो बच्चा अगर आपसे बोले ट्रेकियल ट्यूब्स कितनी हो, तब भी आपको 10 पेयर्स बताना, और स्पाइरिकल्स पूछे तब भी आपको क्या बताना है, 10 पेयर्स ही बताने हैं। समझ में आ गया, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये आपको ध्यान रखना। देखो ऐसे ये पूरे ऐसे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को लेते हैं, इंटेक करते हैं, देन वो सर्कुलेट होकर इनकी पूरी बॉडी में जाता है। समझ में आया। और यहाँ पर जो ट्यूब्स होती है, इन ट्यूब्स को अपन बोलते हैं ट्रैक्यूल्स। छोटी छोटी ट्यूब्स होती है जो किसकी बनी होती है, और इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं अपन ट्रैकियल सिस्टम। वैसे तो और भी बहुत सारे नाम है, लेकिन इतना है नहीं बच्चा, आपके पूछा नहीं जाता इसलिए मैं बताऊंगी भी नहीं। आपको बस इतना ध्यान रखना है, इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम ट्रेकियल सिस्टम होता है जो ट्रेकिया की छोटी छोटी ट्यूब से पूरा एक नेटवर्क बनाते हैं। इनकी जो नेटवर्क्स होती है, इनकी एक ओपनिंग होती है जहाँ से एयर अंदर आती है, ठीक है, और जहाँ से एयर बाहर जाती है, तो उस ओपनिंग को अपन कहते हैं स्पाइरिकल्स। ये स्पाइरिकल्स 10 जोड़ी में होते हैं, 10 पेयर्स होते हैं, और ये कहाँ खुलते हैं, इनकी बॉडी के लेटरल साइड ओपन्स होते हैं, और यही इन्वायरमेंट से क्या करते हैं, ये संपर्क करते हैं। संपर्क मतलब जानते हो ना, डायरेक्ट ऑक्सीजन लेते हैं, डायरेक्ट बाहर निकालते हैं, और ये फिर इनकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। यहाँ पर छोटे छोटे ट्यूब्स होती है, नेटवर्क को अपन ट्रैक्यूल्स कहते हैं। तो कुल मिला के कुछ इस तरीके का सिस्टम आपको रेस्पिरेटरी में देखने को मिलता है। तो समझ में आया आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम।
बस इतना ही ध्यान रखना है अपन को, स्पाइरिकल्स का नंबर और वो किस साइड होती है, किस साइड होती है, लिख देती हूँ मैं, कहाँ होती है, लेटरल साइड। और लेटरल साइड कहाँ अपन ने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था बताओ, लेटरल साइड अपन प्लूराइड्स में, प्लूराइड्स लेटरल होती है, ये होती है टर्गाइट, ये स्टर्नाइट, ये प्लूराइड। तो प्लूराइड की ओपनिंग में आपको लेटरल साइड आपको स्पाइरिकल देखना, यही आता है क्वेश्चन, यही आपको ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखना है कि टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स में ट्रेकियल सिस्टम रेस्पिरेशन के लिए पाया जाता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं चलो नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं एक्सक्रीटरी। ठीक है बच्चा, सबसे पहले तो बच्चा आपको ध्यान रखना है कि जो एक्सक्रीटरी जो सिस्टम होता है, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, एक्सक्रीटरी का मतलब होता है कि वेस्ट को किसी भी तरह से बाहर निकालना। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, कि वेस्ट को किसी भी तरह से बाहर निकालना, इसको क्या बोलेंगे अपन, एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलेंगे। अब बच्चा देखो, इनके अंदर जो एक्सक्रीशन होता है वो मेल्फिजियन ट्यूब्यूल से होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इनके अंदर में इसके तो होता है ट्रेकियल सिस्टम से, ठीक है, और इसमें होता है मेल्फिजियन ट्यूब्यूल से, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल एक ग्लैंडुलर ग्लैंडुलर एंड सीलिएटेड ट्यूब्स होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है बच्चा, ये पूछा जाता है क्वेश्चन में। ठीक है, बहुत सीलिएटेड एंड ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स होती है। अब देखो, और ये प्रेजेंट कहाँ होती है, ये भी अपन ध्यान रखो, ये प्रेजेंट कहाँ होती है, अभी अपन ने एलिमेंट्री पे पढ़ा था, किस किस के बीच में प्रेजेंट होती है, मिडगट जंक्शन ऑफ, है ना, मैं लिख देती हूँ, जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट, हाइंडगट। तो मैं आपको डायग्राम बना देती हूँ, देखो ये तो था अपना मिडगट, ये अपन ने मिडगट पढ़ा था ना अभी, है ना, और ये मानो यहाँ खत्म हो गया तो, और यहाँ से ये अपना हाइंडगट स्टार्ट हो गया मोटा सा। ठीक है, तो देखो मैं आपको बता देती हूँ, और इन दोनों ये तो है मिडगट, ये तो है हाइंडगट, और यहाँ बीच बीच में यहाँ पर ये देखो, और इनकी जो नंबर होती है वो कितनी होती है, इनकी नंबर कितनी होती है, 100 से 200 ट्यूब्यूल्स के रूप में होते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चे ये एक्सक्रीशन करते कैसे, देखो बच्चा, ये है इनका यहाँ पर ये ट्यूब है। अब देखो ये इस डायग्राम पे आओ, मैंने बोला कि विसरल ये वाला है, विसरल वाला पार्ट, तो इस पार्ट में इनकी एलिमेंट्री कैनाल होती है पूरी। ठीक है, और इस पार्ट में ही मान लो इस जगह मेल्फिजियन ट्यूब्यूल है। तो बच्चा मैंने अभी बोला कि यहाँ पर भी तो एक कैविटी है ना, हीमोसील, और हीमोसील के अंदर हीमोलिम्फ है। अब हीमोलिम्फ जैसे अपने अंदर ब्लड न्यूट्रिशन के साथ साथ वेस्ट भी लेकर आता है, वैसे हीमोसील भी तो न्यूट्रिशन के साथ साथ वेस्ट लेकर आएगा, हीमोलिम्फ भी तो न्यूट्रिशन के साथ वेस्ट लेकर आएगा बस। तो ये मेल्फिजियन ट्यूब्यूल क्या करती है, इस हीमोसील, यहाँ पर हीमोलिम्फ होता है, उससे वेस्ट को एब्जॉर्ब करेगी और उस वेस्ट को हाइंडगट में पोर कर देगी। समझ में आया क्या करा इसने, कि यहाँ आसपास थी हीमोसील, हीमोसील में था हीमोलिम्फ, हीमोलिम्फ न्यूट्रिशन के साथ साथ वेस्ट भी लेकर आएगी। तो ये क्या करेगी, ये जो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होती है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, हीमोलिम्फ से क्या करेगी, जो भी वेस्ट होता है उसको एब्जॉर्ब करेगी और हाइंडगट में पोर कर देगी, और जिससे जो मेल्फिजियन ट्यूब्यूल होती है ये एक तरीके के एक्सक्रीटी ट्यूब्यूल की तरह ही तो काम कर रही है, जो क्या कर रही है, एक तरीके का एक्सक्रीशन का काम करेगी। समझ में आया आपको? ठीक है, दूसरी बात अब सुनो ध्यान से, है ना, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल एक काम करती है, जो भी वेस्ट आता है, जो भी वेस्ट ये एब्जॉर्ब करती है हीमोलिम्फ से, उसको बच्चा ये यूरिक एसिड में कन्वर्ट करेगी, क्योंकि बच्चा जो कॉकरोच होते हैं वो यूरिकोटैलिक होते हैं। कैसे होते हैं वो, यूरिकोटैलिक होते हैं, क्योंकि वो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं। तो बच्चा ये आता है आपके एक्सक्रीशन से, जो कॉकरोच होते हैं वो कैसे होते हैं, यूरिकोटैलिक, क्योंकि वो नाइट्रोजन को वेस्ट के रूप में जब बाहर निकालते हैं तो यूरिक एसिड बना के फिर बाहर निकालते हैं। तो बच्चा ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला मेल्फिजियन ट्यूब्यूल होती है 100 से 200, ये ग्लैंडुलर सिलेटेड ट्यूब्स होती है, प्लस ये प्रेजेंट कहाँ होती है, हाइंडगट और मिडगट के बीच में होती है जंक्शन पर, है ना। ये हीमोलिम्फ से जो भी वेस्ट होता है उसको एब्जॉर्ब करके हाइंडगट में डाल देगी, पोर कर देती है, और हाइंडगट फिर एनएस के थ्रू उसको बाहर निकाल देगा। और इसके साथ साथ ये क्या करते हैं, जो वेस्ट होता है, जो भी वेस्ट होता है ना, उसको पहले सबसे पहले यूरिक एसिड, क्योंकि बच्चा ये इनके इन्वायरमेंट में डिपेंड करता है सर्वाइवल के, हर कोई जैसे अपनी बॉडी यूरिया निकालती है वैसे इनकी बॉडी यूरिक एसिड बाहर निकालेगी। ठीक है, तो बच्चा ये था इनका एक्सक्रीटिव सिस्टम। क्लियर हुआ आपको, समझ में आया? ठीक है, चलो अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं अपना। ठीक है,
इनके साथ साथ इनके अंदर एक और चीज़ बता दूँ, आपकी बुक में दे रखा है कि इनके अंदर नेक्रोसिस और कुछ आपके कुछ ग्लैंड्स दे रखी है, नेफ्रोसाइट्स ग्लैंड्स दे रखी है ना। तो ये क्या करती है, वो भी एक तरीके का क्या करती है बच्चा, एक्सक्रीशन का ही काम करती है ना। यूरिकोस सेल्स, नेफ्रोसाइट जो सेल्स होती है वो भी एक तरीके एक्सक्रीशन काम करती है। ये आपकी बुक में दे रखा है, आप इसको एक बार देख लेना, ठीक है। कुछ भी नहीं उसके बारे में, बस इतना दे रखा है कि इनके अलावा मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स के अलावा है ना यूरिकोस एंड नेफ्रोसाइट सेल्स भी एक्सक्रीशन का काम करती है, जो डायरेक्ट इन्वायरमेंट में वेस्ट को बाहर निकाल देगी, जो इनकी स्किन के नीचे प्रेजेंट होते हैं ये, ठीक है ना। जैसे अपनी स्किन के नीचे एडिपोस टिश्यू होती है जो स्टोर करके रखती है, वैसे इनके अंदर भी ऐसे प्रेजेंट होता है। क्लियर हुआ, ठीक है। चलो, तो ये आपका एक्सटीरियर सिस्टम कंप्लीट। अब अपन स्टार्ट करते हैं बच्चा इनका नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम बच्चा देखो, मिटाई देती हूँ इसको अब थोड़ा। पांचवा है बच्चा नर्वस सिस्टम, ठीक है। इनका जो नर्वस सिस्टम होता है ना इतना डेवलप नहीं होता, हाँ, लेकिन पाया जाता है। इनमें न्यूरॉन नहीं होते, न्यूरॉन के गुच्छे पाए जाते हैं। इनमें क्या होता है बच्चा, न्यूरॉन्स के क्या पाए जाते हैं, क्लस्टर्ड पाए जाते हैं। क्लस्टर्ड यानी देखो, ये एक न्यूरॉन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये गुच्छे के रूप में होता है, ऐसा गुच्छे के रूप में। तो क्लस्टर्ड ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन का जो क्लस्टर होता है उसको बच्चन क्या बोलते हैं, गैंग्लिया, गैंग्लियन, गैंग्लियन या गैंग्लिया। समझ में आया। तो बच्चा इनके अंदर गैंग्लियन पाए जाते हैं, और यही गैंग्लियन इनके अंदर ब्रेन का भी काम करेगा और इनकी पूरी बॉडी में नर्वस सिस्टम को स्प्रेड करने का भी यही काम करेगा, ठीक है। अब ये जो गैंग्लियन होते हैं बच्चा, वो टोटल कितने होते हैं, 9 पेयर्स, मतलब जो होते हैं कितने होते हैं टोटल, है ना, 9 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं बच्चा, 9 होते हैं पूरे, क्या मतलब देखो, मतलब ऐसे होंगे, है ना। 3 गैंग्लियन तो क्या कहाँ होते हैं, थोरैक्स में, 3 प्रो, मेसो और मेटा। और जो 6 गैंग्लियन होते हैं वो कहाँ होते हैं, एब्डोमेन में होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इनके अंदर नर्वस सिस्टम गैंग्लियन के रूप में होता है, और टोटल 9 गैंग्लियन होते हैं, जिनमें 3 तो गैंग्लियन कहाँ होते हैं, थोरैक्स में, और 6 कहाँ होते हैं अपने एब्डोमेन में। और हर एक गैंग्लियन एक दूसरे से एक फाइबर से, एक पेयर्ड फाइबर से जुड़ा हुआ रहता है। मान लो ये गैंग्लियन है, ये दूसरा गैंग्लियन, तो ऐसे ये फाइबर्स के रूप में ऐसे जुड़े हुए रहेंगे, ठीक है। जो कैसे होते हैं, पेयर्ड में होते हैं। कैसे होते हैं बच्चा, पेयर्ड के रूप में होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये एक, है ना, पेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल, है ना, कनेक्टिव फाइबर से जुड़े हुए रहते हैं एक दूसरे से, ठीक है। अब बच्चा इनका जो अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, है ना, बुक में आपकी, है ना, एनसीईआरटी में ऐसे लिख रखा है, यानी आपने देखा होगा कि कॉकरोच का अगर अपन हेड पार्ट कट कर दे तब भी वो हफ्ते 2 हफ्ते तक जी सकता है अच्छे से, ईजिली, वो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसका क्या रीज़न है, क्योंकि बच्चा उसको ऑलमोस्ट नर्वस सिस्टम जो होता है वो थोरैक्स से एब्डोमेन के बीच में होता है, हेड पार्ट में नहीं होता। हाँ, हेड पार्ट में लिटिल बिट थोड़ा सा नर्वस सिस्टम होता है इनका, जो थोड़ा सी ब्रेन की तरह का, सुप्रा इसोफिजियल ब्रेन की तरह काम करता है, लेकिन वो इतना मॉडिफाइड नहीं होता। मेनली जो इनका नर्वस सिस्टम होता है वो थोरैक्स और एब्डोमेन में होता है। इसलिए अगर इनके हेड पार्ट को भी आप कट कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इनको, इसलिए बुक में आपको दे रखा है, तो ध्यान रखना। तो रीज़न पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखना, क्योंकि मेन नर्वस सिस्टम इनका थोरैक्स और एब्डोमेन में होता है, इसलिए, ठीक है। अब देखो बच्चा, इनकी जो नर्वस सिस्टम होता है, ये इनसे क्या निकलते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे से, है ना, पेरिफेरल पीएनएस नर्वस सिस्टम निकलते हैं, जो इनकी पूरी बॉडी में स्प्रेड आउट हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चा, आपके हेड पार्ट के अंदर, है ना, अगर मैं बोलूँ कि कॉकरोच में कौन कौन से सेंस ऑर्गन होते हैं, यही पूछा जाता है कि कॉकरोच के सेंस ऑर्गन के नाम बताइए जो सेंसेस की तरह काम करते हैं। अब बच्चा अपन पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको क्या ध्यान रखना है, 1 पेयर क्या होती है, फर्स्ट होता है एंटीना, ठीक है, जो किस में होती है, ये पेयर्ड होती है, ये सेंस ऑर्गन होगा। दूसरा बताओ, दूसरा कौन सा होता है, मैंडिबल पल्प, मैंडिबल पाल्प, ठीक है, ये भी पेयर्ड। तीसरा मैक्सिला पाल्प, ये भी पेयर्ड, ठीक है। और क्या क्या होता है इनके अंदर,
इनकी आइज, फोर्थ कौन सा होता है, इनकी कंपाउंड आइज, ठीक है, इनकी कंपाउंड आइज होती है, वो भी किस में होती है, पेयर्स में होती है। और एक और होता है बच्चा, और एक और वो होता है अपने पास, इनके अंदर होता है ना, इनकी यहाँ पर आपको ध्यान रखना, इनके अंदर होता है एनल सरसाई। क्या होता है बच्चा, एनल सरसाई, एनल सरसाई, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पूछा जाता है, ध्यान रखना। अच्छा सॉरी बच्चा, ये गलत लिख दिया, ये वाला, इसकी जगह यहाँ पर आएगा लेबियम, लेबियल, ठीक है। हाँ, तो अब ध्यान रखना है आपको कि 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। एक तो एंटीना होता है जो स्मेल और वाइब्रेशन को डिटेक्ट करेगा। लेबियल क्या करेगा, लेबियल अपन कहाँ पढ़ा था, लेबियम कहाँ पढ़ा था, लोअर लिप्स की, यानी वहाँ पर सेंस ऑर्गन आपके नर्वस सिस्टम रहेगा। मैग्जिला अपन ने पढ़ा था जो लेटरल साइड होते हैं पेयर में, और लेबिया आपके पेयर में नहीं होता बच्चा, है ना, ठीक है। दूसरा पर कंपाउंड आई, ये भी आपके पेयर में होता है, और एनल सरसाई भी आपके किस में होता है, पेयर में होता है, ठीक है। तो ये सारे, ये 5 इनके अंदर क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन होते हैं। बच्चा ये याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉकरोच के सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा अब इनके थोड़ा आइज़ की बात कर लेते हैं, आपके बुक में दे रखा है बच्चा, इनकी जो आइज़ होती है वो कंपाउंड होती है। 2 तरीके की आइज़ होती है बच्चा, एक तो सिंपल आई और एक कंपाउंड आई। सिंपल आई क्या होती है, जो है ना छोटे छोटे पार्ट से, यानी छोटे, देखो मैं कंपाउंड की बात करते हैं, जो कंपाउंड आई होती है उनके बच्चा, ये छोटे 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 सिंपल आई से मिलकर बनता है। बहुत छोटे छोटे सिंपल आई होती है, उससे अपने पूरे कंपाउंड आई, अब कंपाउंड मतलब बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। और सिंपल आई मतलब एक सिंगल पीस होता है जो स्मूथ होता है, जो इसमें कोई पार्ट्स नहीं होते, ठीक है। इनकी आई कंपाउंड, यही क्वेश्चन आता है कि कॉकरोच की आई कैसी होती है, कंपाउंड, अपनी आई कैसी, सिंपल आई, अपनी कंपाउंड नहीं होती, ठीक है। अच्छा दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, इनके अंदर जो छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं उसको अपन बोलते हैं ओमेटिडियम। क्या बोलते हैं इसके अंदर, इनकी आइज़ में जो पार्ट्स होते हैं ना छोटे छोटे, उसको अपन क्या बोलते हैं, ओमेटिडियम। और बहुत सारे ओमेटिडियम मिलकर एक पूरा कंपाउंड आई बनाते हैं। अब बच्चा एक चीज़ ध्यान रखनी है तुम आपको कि इनकी जो आई होती है वो नाइट विजन दिखाती है, लेकिन वो जो विजन होता है वो कैसा होता है, मोर सेंसिटिव एंड लेस रिजोल्यूशन। ये याद रखना है आपको कि इनकी आई जो इमेज बनाती है ना, बहुत सारी इमेज, इनकी जो अंदर जो इमेज बनती है, ये छोटे छोटे ओमेटिडियम हर एक इमेज बनाते हैं। मान लो 1000 ओमेटिडियम में तो 1000 इमेज बनेगी, अंदर जाके वो 1000 एक बड़ी लार्ज इमेज में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। प्लस इनकी जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, मोर सेंसिटिव, ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, प्लस लेस रिजोल्यूशन। बच्चा इसका क्या मतलब होता है, देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। रिजोल्यूशन का मतलब होता है ब्लरी, ब्लरी मतलब इनके अंदर सेंसिटिव बनती है तो ठीक ठाक है, लेकिन वो जो इमेज बनती है वो ब्लर बनती है। कैसी बनती है, ब्लर इमेज। कैसी बनेगी, ब्लर इमेज बनेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं बनती, ब्लर इमेज बनती है, जिससे अपने ना जैसे कैमरेज वगैरह होते हैं ना, उनके अंदर है ना हाई रेजोल्यूशन लगा हुआ रहता है, क्योंकि उसमें ब्लर इमेज नहीं बनती, बहुत ही बिल्कुल हाई पिक्सल की और है ना बिल्कुल शार्प इमेज बनती है, ठीक है, जैसे अपने अंदर बनती है, लेकिन इनके अंदर ऐसे नहीं बनती। तो बच्चा आपको समझ में आया, इनकी आई कैसे होती है, कंपाउंड आइज होती है, बहुत सारे छोटे छोटे ओमेटिडियम से मिलकर बनती है, बहुत सारी इमेज बनती है, देन आगे जाके वो एक लार्ज इमेज में कन्वर्ट होती है। और वो इमेज कैसी होती है, मोर सेंसिटिव एंड लेस सेंसिटिव, मोर सेंसिटिव एंड लेस रिजोल्यूशन। जो ब्लरी इमेज बोलते हैं ना उसको रिजोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। चलो ये आपका नर्वस सिस्टम कंप्लीट समझ में आया आपको। तो आपको ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है। और ये जो ओमेटिडियम होते हैं, है ना, आपकी बुक में लिखा गया बच्चा कि हेक्सागोनल होते हैं। हेक्सागोनल जानते हैं ना, कुछ ऐसा होता है हेक्सागोनल, ठीक है ना। और इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 2000 से ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। ऐसे आपकी बुक में दे रखा है, आप इसको देख लेना, ठीक है। चलो तो ये आपका नर्वस सिस्टम कंप्लीट, ठीक है बच्चा। अब अपना लास्ट बच्चा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अपना लेक्चर एंड करते हैं, ठीक है। चलो बच्चा अब ये मत सोचना कि मैम ने जल्दी पढ़ाया, बस जल्दी नहीं पढ़ाया बच्चा। आप ये देखो कि मैंने सिर्फ आपको वही पढ़ाया है जो आपके नीट में पूछा जाता है, बस वही चीज़ें मैंने आपको, ये सारी एनसीईआरटी लाइन है, बस मैंने आपको एक जगह बता दी सारी चीज़ों को। तो मैंने आपको वही पढ़ाया है जो आपकी नीट के बेसिस के लिए इंपॉर्टेंट था, बाकी सब फालतू चीज़ें हैं जो आपको याद भी नहीं करनी है, ठीक है। चलो दूसरा बच्चा अपन को देखना है 6th एंड लास्ट, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन यानी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है बच्चे। देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो कॉकरोच होते हैं वो कैसे होते हैं, डायोशियस होते हैं, ठीक है। यानी यूनिसेक्सुअल बात एक ही है, यानी इनमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं, ये बात आपको ध्यान, ये तो मैंने आपको ऑर्थोपोडा में बता दिया था, ठीक है। मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। दूसरा तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मेल की बात कर लेते हैं, ठीक है। मेल्स,
मेल्स में जो टेस्टिस होते हैं, मेल्स के अंदर जो टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं बच्चा? 4th से 6th सेगमेंट में, एब्डोमेन के 6th सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं। मैं आपको लिख देती हूँ, मेल्स में जो टेस्टिस होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? 4th से, मैं इसे लिख देती हूँ, 4th से 6th सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं। किसके? एब्डोमेन में। ये आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है कि कॉकरोच में जो टेस्टिस होते हैं वो कौन से सेगमेंट से स्टार्ट होंगे और कौन से में खत्म होंगे। तो आपको ध्यान रखना है 4th से स्टार्ट और 6th में खत्म होते हैं, ठीक है। जैसे मानो ये 4th, ये 5th, ये 6th, 4th, 5th और ये 6th। तो देखो ऐसे ऐसे होता है, ये ऐसे ऐसे होता है इनका ट्यूबुलर, और ये ऐसे फिर ट्यूब्स में ऐसे खुलता है। और ऑब्वियस बात है टेस्टिस होती है तो किस में होगी? पेयर में होगी। ये तो बताने वाली कोई बात है नहीं, तो किस में होती है? पेयर्ड होती है, ठीक है। सेम एक स्ट्रक्चर यहाँ होगा और ये ऐसे यूँ ऐसा होता है, ठीक है। दिख रहा है आपको? ये 4th, ये 5th और ये 6th। देखो 4th से 6th के बीच में क्या होती है? ये लाई करती है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होती है बच्चा? ये होती है वास्ट डिफरेंस। तो क्या होती है? 1 पेयर। तो एक तो हो गया 1 पेयर टेस्टिस, है ना। दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या होता है? 1 पेयर वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस का काम आपको पता है क्या करके क्या करेगा ये बताओ? वास्ट डिफरेंस क्या करता है कि वो स्पर्म जो होता है उनको कैरी करेगा, स्पर्म को यहाँ तक लेकर आएगा, ठीक है। स्पर्म यहाँ पर आके यहाँ पर एक मशरूम जैसे स्ट्रक्चर में, है ना, ओपन होता है, ठीक है। और वो जो मशरूम जैसे स्ट्रक्चर होती है, मशरूम जैसी ग्लैंड होती है जो कहाँ लाई करती है? 6th और 7th के बीच में लाई करती है, जो अपनी सेमाइनल वेसिकल बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मशरूम जैसे स्ट्रक्चर्स में ओपन करता है, कुछ ऐसा ओपन होता है, ठीक है ना। और ये मशरूम जैसे जो इसको बोलते हैं मशरूम ग्लैंड, मशरूम ग्लैंड जो एक तरीके की क्या होती है? सेमाइनल वेसिकल ही होती है। बड़े सेमाइनल वेसिकल 3 तरीके की होती है, ठीक है ना, जिसमें आपके एक बनाती है मशरूम, एक तो सबसे आगे होती है, एक जस्ट पीछे होती है, इसके आगे की तरफ होती है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर 3 बड़े बटे हुए रहते हैं, ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक है। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है? मशरूम ग्लैंड के नीचे एक छोटी सी डक्ट होती है जिसका नाम है इजैक्यूलेटरी डक्ट। इजैक्यूलेटरी डक्ट होती है बच्चा, है ना। ये जो डक्ट होती है, इजैक्यूलेटरी जो डक्ट होती है, पता है आपको इजैक्यूलेशन का क्या मतलब होता है? कि फीमेल की बॉडी तक स्पर्म को पहुंचाने वाली डक्ट को इजैक्यूलेशन बोलते हैं, यानी वो डक्ट जहाँ से सीमन बाहर निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्पर्म स्टोर होंगे, मैच्योर होंगे अच्छे से, देन जब इसको रिप्रोडक्शन करना होगा, कॉपुलेशन करना होगा, तो ये इस डक्ट के थ्रू स्पर्म को निकालेगा बाहर और फीमेल के ट्रैक्ट में पहुँचा देगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक समझ में आया आपको? क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि इनके अंदर भी क्या पाए जाते हैं बच्चा? देखो जैसे अपने अंदर सेमिनल वेसिकल क्या करते हैं? सेमिनल, प्रोस्टेट, कॉपर अपने अंदर क्या करते हैं? मेल्स में सीमन बनाते हैं। सीमन कैसे बनाते हैं? स्पर्म को एक गमी स्ट्रक्चर के अंदर अटैच करते हैं। वैसे ही इसके अंदर भी जो स्पर्म होते हैं वो बाहर से एक लेयर से ढके हुए रहते हैं, ग्लू से ढके हुए रहते हैं, ताकि एक पाउच के रूप में स्पर्म जो है वो मेल से फीमेल की बॉडी में आ गए। उसको अपन बोलते हैं स्पर्मेटोफोर। क्या बोलते हैं बच्चा? स्पर्मेटोफोर, स्पर्मेटोफोर बोलते हैं। ये क्या होता है बच्चा? जैसे सीमन होता है ना, वैसे होता है स्पर्म प्लस ग्लूड स्ट्रक्चर, जिससे आपके स्पर्म ढका हुआ रहता है पूरा। और ये स्पर्मेटोफोर एक्चुअली में फीमेल की बॉडी में जाता है। अब ऐसा इसलिए होता है ताकि अगर स्पर्म अकेला ही जाएगा तो वो चांसेस नहीं होंगे उसकी फर्टिलाइजेशन के, इसलिए क्या करते हैं? इकट्ठा ही स्पर्म को एक साइड भेज देते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया? तो आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे पहला कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस क्या होते हैं? एक पेयर होते हैं, एक पेयर वास्ट डिफरेंस होते हैं, और मशरूम ग्लैंड होती है। मशरूम ग्लैंड 3 तरीके की होती है, एक तो जस्ट इसके पीछे, एक आगे और एक यहाँ पर होती है। इतना आपको ध्यान रखना, आपको पूछा नहीं जाता। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जो आपकी सेमिनल वेसिकल का ही काम करती है, जहाँ पर स्पर्म स्टोर होते हैं, है ना, और एंटर करते हैं, और फिजिकली और केमिकली क्या होते हैं? अच्छे से मैच्योर हो जाते हैं। देन जब इसको कॉपुलेशन करना होता है तो इजैक्यूलेटरी डक्ट के थ्रू जो भी स्पर्म होते हैं उनको कहाँ पहुँचा देते हैं? फीमेल की बॉडी में पहुँचा देते हैं। क्लियर हो गया? चलो, तो अब देखते हैं फीमेल वाला। चलो, नेक्स्ट अपन देखते हैं फीमेल। बच्चा आपको ये सेगमेंट ध्यान रखना, पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन में कि किस सेगमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। दूसरा बच्चा फीमेल। फीमेल जो होता है सेम, उसमें भी क्या होते हैं? 1 पेयर क्या होते हैं? ओवरी प्रेजेंट होती है, ठीक है। जो कहाँ से कहाँ तक होती है मैं आपको बता देती हूँ ना। ये है फीमेल। फीमेल्स में जो ओवरी होती है ये भी 1 पेयर होगी, ठीक है, जो कहाँ प्रेजेंट होगी? 2nd से 6th तक प्रेजेंट होती है। और ये जो ओवरी होती है, हर एक ओवरी, है ना,
8 ट्यूब्यूलर यानी ट्यूब्यूल से बनी होती है, ट्यूब्यूल से बनी होती है, ये पूछा जाता है बच्चा, बनी होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ, देखो जैसे कुछ ऐसा होता है, ये ऐसे, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होती है, आप बुक में देखना आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखनी है कि ये जो ट्यूब्यूल होती है वो कुछ इस तरीके से अरेंज होती है, जहाँ पर क्या बनता है, ओवम बनता है, क्या बनता है, ओवम बनता है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ओवम जो होगा वो यहाँ से बनेगा, हर एक ट्यूब्यूल एक एक ओवा बनाएगी, तो टोटल यहाँ से ऐसे निकलेगी, याद रखना एक बार में यहाँ से हर एक ट्यूब्यूल से एक एक ओवा निकलेगा, ठीक है। तो 8 यहाँ से 8 यहाँ से टोटल यहाँ बनते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आ गए। अब बच्चा अगर इसको रिप्रोडक्शन और फर्टिलाइजेशन करना होगा तो मेल ने क्या करा, उसके एक्सटर्नल जेनाइटेलिया फेलोमर्स, बच्चा मेल के अंदर जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, फेलोमर कहते हैं, जो एक कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर होता है मेल कॉकरोच का, वो फेलोमर्स के थ्रू जो होता है स्पर्मेटोफोर को इस जेनाइटल पोच में, ये क्या होता है बच्चा, जेनाइटल पाउच होता है ना, जेनाइटल पाउच होता है, इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ से ओवम आ रहे हैं, यहाँ से स्पर्म ऑलरेडी आ चुका है। अब स्पर्म एंड ओवम जेनाइटल पाउच के अंदर फर्टिलाइज करेंगे, फर्टिलाइज करने के बाद यहाँ पर क्या बनेगा, इनका जाइगोट या फिर इनका यहाँ पर बनता है एक फर्टिलाइज्ड एग बनता है, ठीक है, समझ में आया आपको, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या बनता है, इस फर्टिलाइज एग बनता है। और वो जो 8 होते, तो 8 कितने हो गए यहाँ पर टोटल 16 हो गए यहाँ पर टोटल, देखो 8 यहाँ से आए, 8 यहाँ से आए, तो टोटल कितने हो गए, 16 हो गए। अब ये जो 16 होते हैं ना, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद ये 16 के 16 8 ऊपर एक वर्टिल एक रो में जम जाते हैं और उनके चारों तरफ एक काइटिनस एक ग्लूड स्ट्रक्चर आके चिपक जाती है और उस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं ऊथिका। ऊथिका देखा होगा, जैसे देखो ये ऐसा है, ये ऐसा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 6 7 और 8, तो ये ऐसे स्ट्रक्चर हो सकता है। तो देखोगे पूरा टोटल 16, तो आपके लिखा हुआ है कि 14 से 16 एग्स होते हैं एक ऊथिका के अंदर, ठीक है। और ये ऊथिका जो होती है वो एक हार्ड स्ट्रक्चर होती है, याद रखना कैसी होती है, एक हार्ड स्ट्रक्चर होती है जिसमें 14 से 16 क्या होते हैं, अंडे होते हैं, ठीक है। अच्छा, समझ में आ गया आपको। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि इनके अंदर जो होता है यहाँ पर जो छोटे छोटे जो कॉकरोच निकलते हैं, देन इसके बाद क्या होता है कि ये ऊथिका जो होता है ये अपनी बॉडी में फीमेल्स, देखो एक बात बताती हूँ, फीमेल्स ऊथिका जैसे ही बनता है तो इस ऊथिका को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देती है, यानी इसका मतलब इनका जो डेवलपमेंट होता है एडल्ट बनने तक वो इनके बाहर होता है, यानी ऊथिका के अंदर होता है, यानी फीमेल की बॉडी के बाहर होता है, ठीक है। तो ये ऊथिका इन्वायरमेंट में चला जाएगा और यहाँ से जो छोटे छोटे जो कॉकरोच निकलते हैं जो 3 मिलीमीटर तक होते हैं, उन कॉकरोच को बेटा अपन क्या बोलते हैं, निम्फ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यानी जो बेबी कॉकरोच होते हैं, बेबी कॉकरोच जानते हो ना बच्चा, जो बेबी कॉकरोच होते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, इनमें कोई लार्वा स्टेज नहीं होती, ध्यान रखना, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, निम्फ बोलते हैं। और यही निम्फ आगे जाके क्या बनाते हैं बच्चा, ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, देन आगे जाके ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये था इनका पूरा का पूरा। अब मैं एक बार आपको ऊपर से बता देती हूँ, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आप मैं बताऊँ कि इसमें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो ऊथिका होती है बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना, जैसे बोलते हैं ना कुकून होता है, कुकून स्ट्रक्चर कौन सी होती है, इनकी ऊथिका होती है। तो बच्चा क्या करा, मेल ने स्पर्म बनाए, स्पर्मेटोफोर के रूप में स्टोर कर लिए। जब इनको कॉपुलेशन करना होगा तो ये फीमेल की बॉडी में जेनिटल पाउच के अंदर अपने स्पर्मेथिका को, स्पर्मेटोफोर को स्टोर डाल देगा, ठीक है। स्पर्मेटोफोर यहाँ पर रहेगा, जैसे ओवा बना तो यहाँ से 8, यहाँ से टोटल कितने हो गए 16 ओवम। 16 ओवम ने यहाँ पर स्पर्म से क्या करा, फर्टिलाइज करा। फर्टिलाइज करने के बाद तुरंत बाद इन 16 के चारों तरफ, 16 एग्स के चारों तरफ एक लेयर बन जाती है, एक हार्ड, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ऊथिकल बोलते हैं, यानी ऊथिका बोलते हैं इस पूरे स्ट्रक्चर को, जो कुकून जैसा स्ट्रक्चर होता है। अब फीमेल क्या करेगी, जैसे ऊथिका बनता है तो इसको अपनी बॉडी से बाहर निकाल देती है, एक सूटेबल इन्वायरमेंट में जाके छोड़ देगी, ठीक है। अब क्या होगा, कुछ समय बाद 1-2 हफ्ते के अंदर क्या होगा, यहाँ से बेबी कॉकरोच निकलेंगे, जिसको अपन क्या बोलेंगे, निम्फ बोलेंगे, और उसके 2-3 हफ्ते बाद क्या हो जाएंगे, एडल्ट कॉकरोच बाहर निकल जाएंगे। तो ये कुछ इस तरीके का आपको इन्वायरमेंट देखने को मिलता है। ये था अपने पास यहाँ पर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर किसका बच्चा, कॉकरोच का। तो
ये आपको ध्यान रखना है। अब एक दो बात मैं बता देती हूँ। कॉकरोच का वैसे मैं आपको बताती हूँ, कॉकरोच का साइंटिफिक नेम है जो आपकी बुक में दे रखा है पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर अपना ये कॉकरोच का मॉर्फोलॉजी प्लस एनाटॉमी वाला स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है। मैं आपको फिर बोल रही हूँ, मैंने वही चीज़ बताई है जो आपकी नीट की पर्पज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी कुछ मैंने फालतू चीज़ें नहीं बताई है। क्लियर हो गया आपको, समझ में आ गया बच्चा? तो चलो आज अपने इस लेक्चर को एंड करते हैं। तो अपना आज कॉकरोच कंप्लीट हो गया है। अब अपन अर्थवर्म एंड फ्रॉग करेंगे, ठीक है बच्चा। चलो।